यूबीएल पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक बन चुका है। और अगर आपने यूबीएल में इन्वेस्ट किया होता, आपने 2025 के शुरुआत में यूबीएल के शेयर खरीदे होते, तो आज आप कितने मुनाफे में होते? जी हाँ, आज हम इस बारे में देखेंगे। और अगर आप में से कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है और ये कंफ्यूज है कि आपको सारे पैसे एक साथ डाल देने चाहिए या मंथली मंथली आपको जो है वो थोड़े थोड़े करके सेव करके डालने चाहिए, तो वो भी आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने एक साथ सारे पैसे डाले होते तो कितना प्रॉफिट होता, अगर आपने हर महीने थोड़े थोड़े करके डाले होते तो कितना प्रॉफिट होता। ठीक है, तो वीडियो में बहुत से सवालों और कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होने वाले हैं। तो और आपको यूबीएल के मुताबिक बहुत मज़े मज़े की बातें पता लगने वाली हैं। तो अगर आप जनरली इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्टमेंट में और यूबीएल में इन्वेस्टमेंट या इन जनरल स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट में, तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले शुरुआत में कि अगर आपने हर महीने 5-5 हज़ार रुपये डाले होते, ठीक है, आप हर महीने तनख्वाह में से 5-5 हज़ार रुपये जो है वो जमा कर करके डालते, तो वो कितने होते? ठीक है ना। हम जनवरी 2025 से लेके दिसंबर 2025 तक की बात करने वाले हैं, सही। और हम कोशिश करेंगे पहले हफ्ते, हर महीने के जो स्टार्ट हो रहा है उसका पहले हफ्ते में, जैसे कि ज़्यादातर लोगों को जो तनख्वाह होती है वो 1 या 2 तारीख को मिलती है, तो हर महीने उसमें से 5-5 हज़ार डालते हैं, तो क्या होता है रिजल्ट्स ना। तो अप्रैल में जो है वो, और जुलाई और अक्टूबर के अंदर कंपनी ने डिविडेंड्स दिए हैं। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉफिट कमाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये कि जो आपने शेयर खरीदा है, अगर 5 का खरीदा है, 10 का हो गया तो मुनाफा होगा आपको, कि जब आप बेचोगे तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे उसको बेचने के, जैसे आप सामान में करते हो। दूसरा ये होता है कि जब कंपनी बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाती है और इसके अखराजात पूरे हो जाते हैं, तो जो शेयर होल्डर होता है या जिसके मलकियत ने वो शेयर होता है, उसके बैंक में डायरेक्टली वो मुनाफा डाल देती है, तो ये डिविडेंड कहलाता है। ठीक है, कंपनी ने 3 डिविडेंड दी हैं 2025 के दौरान। ठीक है, तो चलते हैं ज़रा नीचे की तरफ आते हैं। मंथली प्राइसेस की बात की जाए तो जनवरी के अंदर जो यूबीएल है इसकी प्राइस थी 194, फरवरी में थी ये 205। ठीक है, और इसी तरह हर महीने ये प्राइस में आप देखेंगे बढ़ती रहती बढ़ती रही। ठीक है ना, और दिसंबर तक, पहले हफ्ते ऑफ दिसंबर में इसकी जो प्राइस थी वो 375 रुपये थी। यस, शुरुआत साल के स्टार्ट में थी 190, साल के अख्ताम पे 370। यस, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है ना ये। अब कंपनी में हम जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे कि आपने अगर डिविडेंड ना लिए होते, मतलब डिविडेंड को अगर हम हटा दें, सिर्फ प्राइस में कितना चेंज आया उसके हिसाब से, और अगर आप इसमें डिविडेंड को ऐड करते हैं तो कितना मुनाफा होता है, और अगर जो आपको डिविडेंड मिला है, तो कंपाउंडिंग का लॉजिक क्या होता है, जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं, जो डिविडेंड मिलता है ना कंपनी आपके बैंक अकाउंट में डालती है, वो लोग वापस डाल देते हैं, री इन्वेस्ट कर देते हैं, उसके साथ भी आपको कितना मुनाफा होता है, हम तीनों चीज़ों के साथ में कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो जनवरी के अंदर 9194 के हिसाब से अगर आप शेयर खरीदते हैं तो आपको मिलते हैं 25 शेयर। ठीक है, 25.7 के करीब। ठीक है, यानी कि आपके जो पोर्टफोलियो की वैल्यू थी वो कितनी थी, 5000। यही फरवरी के अंदर शेयर की प्राइस में इजाफा हो गया, 194 से उठ के ये 205 तक आ गया। ठीक है, तो फिर जो आपको शेयर मिलते हुए थे 24.3। ठीक है, और अब जो आपके पोर्टफोलियो की वर्थ थी वो कितनी हो गई, 10,284। यानी कि अगर आप देखें तो इंपॉर्टेंट जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ ना, जितना आप इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, आप देखेंगे कि आपके पोर्टफोलियो या जो शेयर आपने ख़रीद के रखे हुए ना, उनकी वर्थ में इजाफा हो रहा है। ठीक है, आपने पैसा बैंक में रखा या कोई भी चीज़ कहीं पे भी रखा, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जो पैसा होता है ना, एक तो वैल्यू गिरा रहा होता है और बढ़ भी नहीं रहा होता। सही है ना, उसका चार्जेस काट रहे होंगे, एनुअल चार्जेस, एसएमएस चार्जेस, ये चार्जेस वो चार्जेस। स्टॉक्स में क्या फ़ायदा है, आपके पैसे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, इसी तरह हम आगे चलते जाते हैं तो देखें हर महीने के शेयर प्राइसेस मैंने लिखी हुई है उसके साथ में, अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ ना, हमने टोटल इन्वेस्ट कितना किया है, 60,000 रुपया साल के अंदर ना। ठीक है, हर महीने के 5-5 हज़ार करके हमारा वर्थ देखेंगे आप, कि अगर हम अपने पोर्टफोलियो की देखें तो वर्थ कितनी बन रही है। ठीक है, 84,000। देख रहे हैं ना, जितना डाला था उससे ज़्यादा है। यही चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ, इन्वेस्टिंग करनी होती है, पैसे को काम पे लगाना होता है। अब चलते हैं ज़रा कि हमने टोटल शेयर्स कितने, अगर हम सिर्फ पैसे से ख़रीदते हैं तो हमारे पास टोटल शेयर्स कितने होते हैं। हमारे पास होता है जी 216.8 शेयर्स। ठीक है, अगर हम इसमें डिविडेंड वगैरह भी इंक्लूड करते हैं, जो जो डिविडेंड हमें मिल रहा है हम वो वापस स्टॉक मार्केट में डाल देते और दोबारा यूबीएल का शेयर खरीद लेते, तो यही 216 के बजाय हमारे पास होते, ठीक है ना, 225 शेयर। ठीक है, 10 शेयर इजाफा हो गया। ठीक है, तो ये चीज़, और ओवरऑल जो डिविडेंड अगर हम देखें, डिविडेंड के हिसाब से जो चीज़ें आई हैं, जैसे मिसाल के तौर पर जो डिविडेंड लिया मिला हमें, उसके दोबारा हमने शेयर खरीदे, तो वो भी शेयर है ना टेक्निकली, तो वो एक्स्ट्रा मनी है। ठीक है, इसी तरह नीचे आते हैं तो आपको नज़र आएगा कि एक विजुअल चार्ट बनाया हुआ है मैंने। ठीक है,
इसमें आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा जो इसमें ब्लू लाइन है वो है अगर आपको डिविडेंड ये कंपनी ना देती, तो देखें थोड़ा सा ना डाउनवर्ड साइड पर है। और अगर कंपनी, अगर आप देखें जो डिविडेंड दिए हैं उसको मिला है, और ग्रीन लाइन है अगर आपने डिविडेंड भी रीइन्वेस्ट कर दिए होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा माइनर सा ही फ़र्क नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं, जब ये लॉन्ग टर्म में चलता जाएगा ना चार्ट तो उसमें फ़र्क आ जाता है। सही है कि जो कंपाउंडिंग होती है वो असर दिखाती है लॉन्ग टर्म में। सही है, तो अब यहाँ तक कहानी हो गई। अब मैं आपको थोड़ा बता दूं कि रिटर्न्स की क्या मामला रहे। आपने इन्वेस्ट किए कितने, 60,000 रुपये। पोर्टफोलियो की आपकी वर्थ कितनी होगी, 81,000। ठीक है, गेन कितना किया आपने, 21,000 किसी डिविडेंड वगैरह के सबके बगैर। सही है, ये रिटर्न कितना हुआ, 35%, जो कि आपने सिर्फ और सिर्फ प्राइस अप्रिशिएशन से कमाया। अगर हम डिविडेंड लें और सिर्फ डिविडेंड दोबारा री इन्वेस्ट नहीं करते, जो हमारे डिविडेंड या मुनाफा उसने बैंक में दिया और बैंक वाला हम कैश यूज़ कर लेते, तो ओवरऑल हमें जो मुनाफा होता है वो होता है 40%। ठीक है, और अगर हम यही डिविडेंड री इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमारा मुनाफा जो ओवरऑल बन जाता है वो होता है 41%। ठीक है, जो कि ये बहुत छोटी सी आपको माइन्यूट सा चेंज नज़र आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में बढ़ता है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, अभी तक हमने की है SIP, यानी कि हर महीने हमने 5-5 हज़ार रुपये UBL के स्टॉक में डाले, स्टॉक मार्केट में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ना आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। अगर आपने लमसम किया होता, ठीक है, यानी कि मिसाल के तौर पे आपने जो 60,000 रुपये थे वो 60,000 रुपये स्टार्टिंग में साल में इकट्ठे डाल दिए होते, ठीक है, तो साल के एंड में आपको कितना मिलता है। देखिए साल की शुरुआत में जो प्राइस थी कितनी थी, 193, और जो दिसंबर ख़त्म हुआ है ना, आखिरी दिसंबर, उस वक्त जो स्टॉक की प्राइस थी 31 दिसंबर को वो थी 421 रुपये। तो ये परसेंटेज इंक्रीज़ बनता है 118% का। यस, आपको अगर आप SIP करते, ठीक है, आप 5-5 हज़ार रुपये डालते, तो आपको सब कुछ मिला के भी जो प्रॉफिट मिल रहा है वो कितना, 41%। और अगर आपने लमसम किया होता तो आपको बगैर डिविडेंड कुछ भी सब कुछ मिलाए आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो कितना है, 118%। और अगर आप इसमें डिविडेंड्स वगैरह भी री इंक्लूड कर देते हैं तो जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो 144% है। अब इसको थोड़ा और ईजी करता हूँ। 60,000 डाले थे तो हमें कितना मिला ओवरऑल, 81,000 के करीब, सब कुछ मिला के 84,600 समथिंग। सही, अब इसको मैं थोड़ा सा लमसम करता हूँ। मिसाल के तौर पे अपने साल के एंड में डाल, शुरू में मतलब 1 जनवरी को आपने 1 लाख रुपए का UBL का स्टॉक खरीदा। सही है, तो वो अगर आप लमसम में ख़रीदते हैं तो जो आपका मुनाफा है ना वो कितना बन रहा है, 1 लाख रुपए डाला हुआ बन जाएगा 2,44,000 रुपया। सही है, और यही आप 1 लाख रुपया हर महीने थोड़ा थोड़ा करके SIP करते। अच्छा, 5,000 में लिख दिया, SIP अगर वैसे भी करें तो जो रिटर्न्स के हिसाब है तो वो बनता है तकरीबन 1,41,000, मतलब 41,000, यानी कि सिर्फ 41% का गेन। कहाँ 2 लाख प्लस और कहाँ 41%। ठीक है, अब लोग पूछेंगे तो फिर तो SIP का नुकसान हुआ। यस, SIP जब हम करते हैं ना, या जब हम हर महीने थोड़े थोड़े डालते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एवरेज आउट करते हैं। सही है ना, हम रिस्क को मिनिमाइज़ करते हैं। तो ज़िंदगी में याद रखिएगा, जब आप के पास लिक्विडिटी होती है ना, लिक्विडिटी एक लग्जरी जो है वो तस्वुर की जाती है। सही है ना, आपके पास इकट्ठा पैसा होना जो है ना वो एक किस्म की लग्जरी है। तो उस लग्जरी का अगर आपको सही मायनों में फ़ायदा उठाना आता है ना तो आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एक साथ बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप मुनाफा कमा ही नहीं सकते, आप कमा सकते हो। अब लमसम से कम कमाओगे लेकिन आप लमसम से कम रिस्क भी लोगे। ठीक है, तो समझाने का मकसद यही था। 1 लाख डाल के अगर आप हर महीने थोड़े थोड़े डालेंगे तो आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो 41% है, यानी कि अगर 1 लाख डाला उस पूरे साल में तो वो बनेगा 1,41,000 रुपया। सही है, और अगर आपने इकट्ठा डाल दिया होता तो वो भी बन चुका होता 1 लाख का 2,44,000 रुपया। तो ये फ़र्क होता है, लेकिन पॉइंट इज़ जो चीज़ समझने की है, लमसम में रिस्क भी ज़्यादा होता है, प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, और दूसरी चीज़ लमसम के लिए पैसा चाहिए होता है जो कि हर बंदे के पास अवेलेबल नहीं होता। अब उसमें एक और चीज़ मैटर करती है कि जिस कंपनी में आप इकट्ठा सारा पैसा डाल रहे हो ना, उस कंपनी का आपको चप्पा चप्पा एक एक चीज़ मालूम हो। सही है, बहुत अच्छे से आपने सर्च की हुई हो, सब कुछ किया हो तो उसके मामला। ठीक है, तो ओवरऑल आपको जो कॉन्सेप्ट समझाना था वो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो होपफुली, तो अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं तो आप वेबसाइट पे जाकर सर्च कर लीजिएगा मेरी कि हाउ टू ओपन अ स्टॉक मार्केट अकाउंट, तो आपको आर्टिकल मिल जाएगा, वो आप जाके जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, उससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कैसे होती है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग। ठीक है, दूसरा मैं आप लोगों के साथ व्हाट्सएप पे तो कनेक्टेड रहता ही हूँ, व्हाट्सएप का चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा।